मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का अभिवादन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। जितनी देर में सत्तन जी ने मेरी भूमिका बनाई, इतनी देर में तो मैं कविता पढ़ देता। अच्छा केजरीवाल साहब, 15 सालों से मैं भी इस कार्यक्रम में आ रहा हूं। आपने 15 साल बाद सरकार बदल ली लेकिन कवि नहीं बदले। इससे अधिक सम्मान हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम ऐसा महसूस करते हैं। बहुत प्यार मिला इस संस्था से। आदरणीय पुरोहित जी आज ये सोच रहे होंगे कि हरिओम पंवार अब क्या पढ़ेगा। पीछे के लोग जो खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। मैंने जिन सरकारों पर लिखा वो बैठ गई। मैं मोदी जी पर एक कविता सुनाने जा रहा हूं। मैंने आज तक परोपकार में कभी कविता रिपीट, पुरानी कविता कभी नहीं सुनाई। जब भी मैं आया मैं नई कविता लेके आया। आज भी नई कविता लेके आया हूं। और पुरोहित जी, आप मुझे पिछले 25 सालों से सुन रहे हैं। मैं आज भी मानता हूं और आज भी ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि कविताएं कभी भी सरकारों का समर्थन नहीं होती। जिस दिन कविताएं सरकारों का समर्थन करेंगी उस दिन या तो कविताएं मर जाएंगी या सरकार गिर जाएंगी। मैं आदरणीय मोदी जी पर कविता सुना रहा हूं, आप आश्चर्य करेंगे। मैंने एक मुश्किल काम किया है। एक शब्द उनका विरोध नहीं है और एक शब्द उनकी प्रशंसा नहीं है। और कविता में हरिओम पंवार जिंदा है, हरिओम पंवार का तेवर जिंदा है, जो आप मुझे सुनते रहे। यहां पर मन से सुनिए, हाथ खोल के बैठिए, अच्छा लगे तो समर्थन कीजिए। परोपकार का कवि सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटना है बंबई के अंदर। जनता की पुकार भी, परोपकार भी, ये ऐसे महाउत्सव हैं जिनसे हम मराठी भाषा के अंचल में बैठे हुए हिंदी के लोग, मराठी के अंचल में बैठे हुए इतना अच्छा हिंदी के समारोह करने वाले लोग, उत्तर भारत में जहाँ की मातृभाषा हिंदी है, हम इतने अच्छे समारोह नहीं कर पाते। इसलिए आपको बधाई देना चाहता हूँ, परोपकार को बधाई देना चाहता हूँ। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की। अब बैठ जाइए सब, बस जहां भी जिसको जगह मिले वहीं बैठ जाएं। मैं गाथा वाचन करता हूं सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन बहुत मन से सुनेंगे साहब। मुझे आपने बहुत सरकारों के खिलाफ पढ़ते सुना। मैं संकट में था कि करूं क्या। नवजात शिशु पे तो हमला नहीं कर सकता, प्रशंसा करना मेरा धर्म नहीं है। आप जानते हैं मैं 20 साल से पढ़ रहा हूं। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। मैंने अपना चरित्र कैसे जिंदा रखा है कविता में। पहली बार मैंने 30-35 सालों में एक मुश्किल काम किया है, सुनिएगा। मैं गाथा वाचन करता हूं सिंहासन परिवर्तन की। अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। कभी किसी भी प्रलोभन में मेरी कलम नहीं बिकती और किसी भी डर के आगे दिन को रात नहीं लिखती। मैं शब्दों की क्रांति ज्वालू हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। आदरणीय केजरीवाल साहब जा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी शैलेश आ जाएगा, आप चिंता नहीं करो। तभी आता जब मैं पढ़ना शुरू करता। किसी और का फोन था, किसी उधार वाले का तो नहीं है। बड़ी संस्था, बड़ा काम। आदरणीय कमल जी, निरंजन जी, जयंती बहन मेहता जी, हमारी आदरणीय बड़ी बहन, और बस जुड़िएगा। मैं सत्तन जी, इनसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि जब जब मैंने इनसे कुछ कहने की कोशिश की सद्दाम हुसैन में ही बना। तो मैं काहे अपनी मिट्टी जुटवाऊंगा। लेकिन आज मैंने भाई बहन के आपस के संवाद सुने। वाह रे भाई बहनों, वाह काका जी,
आपको पिताजी तो कह नहीं सकते क्योंकि आपका हुआ ही नहीं। अच्छा, आपको क्या परेशानी? नहीं, परेशानी ये है कि लोग आपको भीष्म पितामह कहते हैं। परेशानी इस बात से कि लोग कहते हैं इनका हुआ नहीं ब्याह, ये अपने आप को कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते पे चल रहा हूँ। देखो साहब, वाजपेयी ने तो मैंने तो शुरू कर दिया था। मैं माफी चाहता हूँ सत्तन जी, बोलना पड़ेगा मुझे। माना ये मुझे भीष्म पितामह जी कहते। अच्छा, आप जानते हैं वो क्यों कुंवारा रह गया? सोच के देखो। भीष्म पितामह, उसके बूढ़े पिता बुढ़ापे में एक और शादी करना चाहते थे, और जिससे करना चाहते थे उसकी शर्त यह थी कि हस्तिनापुर की राजगद्दी की मालिक उसी की संतान होनी चाहिए। तो भीष्म को अपने बूढ़े पिता की बुढ़ापे में एक और शादी की इच्छा पूरी करने के लिए कुंवारे रहने का व्रत लेना पड़ा। और यह बात मैंने इसलिए बताई, मैं सत्तन जी को अपने पिता के समान ही समझता हूं। तो हे महाराज शांतनु यार, तुम सत्यवती की तलाश करो। आज परोपकार में आके हमको नया ज्ञान प्राप्त हुआ कि पिता भी समान होता है। क्यों, एनडी तिवारी का हुआ कि नहीं हुआ? एनडी तिवारी अब तो बेटा डीएनए देता है। नहीं, एनडी तिवारी को तो पका पकाया मिल गया है। पहले भले ही डिनाई करता रहा, अब तो स्वीकार। मैं गाथा वाचन करता हूँ सिंहासन परिवर्तन की, अच्छे दिन आने वाले हैं नारों के आकर्षण की। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, सत्ता का आकर्षण मेरी। पहली बार बॉम्बे में कविता पढ़ रहा हूँ और पहली बार इस कविता की मुंह दिखाई समझिए, आपका प्यार मांगता हूँ। मैं सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। आ गया। हाँ शैलेश, ये हमने घोषणा कर दी थी कि मेरी कविता शुरू और शैलेश का आना शुरू। लेकिन ये तालियां मेरे खाते में, शैलेश का स्वागत कीजिए और तालियां मेरे खाते में जोड़िए। जितना कष्ट उसने बाहर खड़ा होकर सहा, वो यहां के भी सह सकता था। आजा, हमारा लाडला है, वो तो जानता हूं। उसने यहाँ 5 आदमी बिठा रखे थे ये बताने के लिए कि हरिओम पवार का नंबर कब आ रहा है। अब 10 बजे तक का समय है, 10 बजे तक आज मैं पढ़ूंगा। ठीक है। हंसी में कह रहा हूं, मुझे इतनी हंसी आती है, बस सत्तन जैसी नहीं आती। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, जुड़ना बस गंभीर होना। मैं गंभीर करना चाहता हूं, हल्के हो जाते हो आप। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं। सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने। कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूँ। कविता का शीर्षक पढ़ता हूँ और आपको लगे कि मेरा धर्म अभी भी जिंदा है, तो पूरे सदन का मन मांगता हूं समर्थन करे। मैं कविता किस विषय में पढ़ने जा रहा हूं सुनना। पगडंडी से लाल किले तक जाता हूं, झुग्गी झोपड़ियों के आंसू गाता हूं, लेकिन दरबारों में कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं। कविता शुरू करता हूं। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है। पुरोहित जी, आज आप पहली बार मुझे ज्यादा प्यार करेंगे। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का। अभी तालियां कम है साहब, अगली 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, बताना कि तालियां कितनी बजती है मेरे लिए। भारत माँ के घर में नया बसंत दिखाई देता है, वंशवाद की परंपरा का अंत दिखाई देता है। तुमने उस दिन परंपरा का सूरज नया उगाया था, तुमने उस दिन संस्कार का सूरज नया उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था, जिस दिन तुमने संसद। सलूट करता हूं, जिस दिन तुमने संसद की। सलूट करता हूं साहब आपको। एक घूम रहे हैं अभी पीछे, किन की तलाश में हो वो नहीं आई आज। आदरणीय बैठ जाओ तातश्री। तुमने उस दिन संस्कार का सूरज नया उगाया था, जिस दिन तुमने संसद की चौखट पर शीश झुकाया था। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को। ध्यान रखिए, एक शब्द प्रशंसा नहीं करूंगा,
एक शब्द खिलाफ नहीं बोलूंगा, फिर भी मैं जिंदा रहूंगा। 4 पंक्तियां सुनना, मेरा रिश्ता क्या है। बहुत बधाई देता हूं मैं परिवर्तन के नायक को, लेकिन कैसे मर जाने दूंगा आंसू के गायक को। आप विजय के जननायक हो, मैं पीड़ा का गायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। आप राजपथ के नायक हो, मैं जनपथ का नायक हूं। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान, बस जोश दिलाए रखना। निर्वाचन ने सौंपा है सम्मान तुम्हारे हाथों में। लोकतंत्र की मां संसद का मान तुम्हारे हाथों में। संविधान के पालन का अरमान तुम्हारे हाथों में। तिलक गोखले गांधी का वरदान तुम्हारे हाथों में। अमर तिरंगे की सौंपी है शान तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे, सौंप दिया है पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे हाथों में। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है। जनादेश में आज आपकी सबसे ऊंची थाती है। दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। दिया तुम्हारा तेल तुम्हारा और तुम्हारी बाती है। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं। आज आपके कर कमलों में टूटी हुई कमान नहीं, और पगों के नीचे कोई गिरता हुआ मचान नहीं। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है। और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का। क्या बात है भैया, वाह वाह। पुरोहित जी, एक पंक्ति पढ़ता हूं। इस विचार से देश तो सहमत है। मैं जानना चाहता हूं मुंबई के लोग क्या सोचते हैं, मुंबई की प्रतिक्रिया क्या है। आ जाए। मंगल प्रभात है क्या? मंगल प्रभात जी आ हमारे एक और छोटे भाई मंगल प्रभात जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी आ जाइए। थोड़ा वजन कम हो गया। आ जाए, बधाई। सत्ता में आ गई तो राजनीतिक वजन बढ़ गया। राजनीतिक वजन बढ़ गया है, बहुत अच्छा है। ये भी वही कर रहे हैं, उस बढ़े हुए वजन की तोलने की मशीन की तरह खड़े हुए हैं। ये कह रहे ये ऐसा है तो वो ऐसा है। अब मैं वजन बताता हूँ किसका बढ़ा है। हाँ देखो, एक पंक्ति पर मन मांगता हूँ, आपको ठीक लगे तो आकाश भर तालियां देना, ठीक ना लगे तो मत बजाना तालियां। मैं कल से पंक्ति पढ़ना बंद कर दूंगा। मंगल प्रभात भाई लोढ़ा जी हमारे विधायक जी, राजपुरोहित विधायक जी हैं, इन सबके सामने पढ़ रहा हूँ, और दोनों भाजपा के विधायक हैं, फिर भी पढ़ रहा हूँ। आज आपके बात ठीक लगे तो समर्थन करके बताना साहब, इनसे मत डरना, दोनों मेरे छोटे भाई। आज आपके ऊपर नभ है, नीचे ठोस धरातल है, और आपकी सौगंधों में गंगा मैया का जल है। विजय किसी की नहीं, विजय ये सिर्फ नमों के यश की है। और अगली पंक्ति पर हंसना जी भर के सत्तन दादा को समर्पित करता हूँ। बड़े कवि हैं, बड़े शिल्पकार हैं, हम जैसे कवियों के लिए आदर्श पुरुष हैं। हंसी में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, हमें वो भी आशीर्वाद ही लगता है। विजय किसी की नहीं, विजय ये सिर्फ नमों के यश की है, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की है। और पराजय गांधी जी के बंदर, और पराजय गांधी जी के बंदर के अपयश की है। 10 सालों तक बैसाखी से तारे टूटे मौन रहे, घोटालों पर घोटालों के अनबम फूटे मौन रहे। हर घटना दुर्घटना पर मौनी बाबा हो जाते थे, हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। हनुमान चालीसा सीने पर रखकर सो जाते थे। जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, जिस ईमानदार के घर में कौल दलाली पलती हो, उस दब्बू ईमानदार के पाप नहीं छुपने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले, कुछ साधुओं को छोड़ के। आज आपके रथ के सारे घोड़े हिम्मत वाले हैं। गायत्री के, गंगा माँ के, गैया के रखवाले हैं। भूल न जाना माँ गंगा के घाटों की पावनता को। और अगली पंक्ति शायद सिर्फ मुझसे सुनोगे। भूल न जाना माँ गंगा के घाटों की पावनता को,
बूढ़ी माँ के आशीषों में छिपी हुई मानवता को वाह भाई भूल वाह। न जाना माँ गंगा वाह। के घाटों की पावनता को, बूढ़ी माँ के आशीषों में छिपी हुई पावनता को। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको। मैंने जीवन में केवल 2 लोगों के साथ काम किया है। जेपी के साथ काम किया, जेपी जिंदाबाद के नारे लगाए, इमरजेंसी में मीसा भोगा। जेपी के आंदोलन की कोख से 2 चीज पैदा हुई, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं, हरिओम पंवार आपके सामने खड़ा है। उसके बाद मैंने योगी के साथ काम किया, जो योग का काम देश में कर रहे थे। वो जहां तक गए ये उनकी मेरी अलग राय हो सकती है, लेकिन उनके साथ मैंने काम किया। मैं जीवन में सिर्फ और सिर्फ योगी के मंच पर गया, इसलिए उनके समर्थन में बोलने का हक मांगता हूं आपसे। आपको लगे ये हक मुझे मिलना चाहिए तो प्यार करना। सिंहासन का हिस्सा बांटो तुम उसको चाहो जिसको, भूल न जाना योगी बाबा रामदेव की कोशिश को, भूल न जाना योगी बाबा रामदेव की कोशिश को। जिसके अंदर संघर्षों का एक पुरोधा बैठा है, जिसके अंदर युग परिवर्तन का एक योद्धा बैठा है, जिसने काले धन पर घर घर जाकर अलग जगाया था। बाबा ने परिवर्तन का मौसम अनुकूल बनाया था। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा। बहुत बढ़िया। और मेरे छोटे भाई शैलेश को सौंपता हूं 2 पंक्तियां। शैलेश ही कहता है कि मैं कभी इस देश में अपनी जवानी में तालियों के बहुत ऊंचे पहाड़ और चोटियां बनाया करता था। कभी सम्मेलन को तालियों का अलंकार मैंने दिया, अपने बड़ों से सीख कर दिया। उस जवानी के एहसास को आज फिर परोपकार के मंच पर जीना चाहता हूं। 2 पंक्तियां पढ़ूंगा, आपको लगे कि मुझे वो जवानी का एहसास आप याद दिला देंगे तो जी भर के याद दिलाना सुनना। बाबा ने कथनी करनी का भेद मिटाकर दिखा दिया। वंशवाद को राजमहल से दूर बिठाकर दिखा दिया। स्वामी जी ने पतंजलि को पुनः जलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। पेट हिलाने वाले वाह भाई। पेट हिलाने वाले ने सरकार हिलाकर दिखा दिया। ये भारत को जगत गुरु का मान दिलाकर मानेंगे, आज नहीं तो कल पूरा संसार हिलाकर मानेंगे। आज नहीं तो कल पूरा संसार हिलाकर मानेंगे। जब जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, जब कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। शिकवा करता हुआ मिला है अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य शिखा खुलती है नंद वंश कट जाता है। मैं चंद्र बरदाई कुल का मान नहीं बिकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहासन से संग्राम। तेवर लौटता है मेरा। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश ना। ईमानदार होकर सुनना, भूल जाना कि आप किस दल से संबंध रखते हो, आपने किस पार्टी की सरकार बनाई। एक ईमानदार कवि को सुनने का हौसला रखना। हमने कई व्यथा भोगी हैं जनादेश नाकामी की। ये परिवर्तन चढ़ना जाए भेंट कहीं बदनामी की। जिंदा कौमें कभी झूठ की जय जयकार नहीं करती। भीगी पल के सिंहासन वालों को प्यार नहीं करती। झोपड़ियों की पीड़ा को जो भी दरबार नहीं सुनता, उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। उसका भाषण लाल किला भी बारंबार भाई वाह 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 वाह। उसका भाषण लाल किला भी बारंबार नहीं सुनता। इस सवाल का उत्तर क्या है मैं किसको समझाऊं क्या। मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा। मैं चारण हूं, जो लिखा है पता नहीं क्या क्या छोड़ना पड़ा होगा, क्या क्या प्रलोभन छोड़े होंगे। ये लिखने का हौसला तब किया होगा। और मैं जानना चाहता हूं आप इस सच्चे हौसले को कितना मदद करते हो, कितना प्यार देते हो, कितना आशीर्वाद देते हो, तालियों से कितना दुलारते हो। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा। सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा। जो भूखों के लिए किए हैं काम बता दो मोदी जी। काले धन के गद्दारों के नाम बता दो मोदी जी। काले धन के गद्दारों के नाम बता दो। वाह वाह। हम दुनिया के आगे कितने शर्मसार दिखते होंगे।
हम दुनिया के आगे कितने शर्मसार दिखते होंगे जब संसद में दागी चेहरे बार बार दिखते होंगे, जब संसद में दागी चेहरे बार बार दिखते होंगे। संसद दागी हो तो पूरा देश कलंकित होता है, लोकतंत्र का पूरा ही परिवेश कलंकित होता है। भारत माँ दागी बेटों पर लज्जित दिख रही होगी, संविधान की मूल आत्मा घायल दिख रही होगी। लाल किले पर रोज तिरंगा शर्मिंदा होता होगा, राजघाट में गांधी बाबा फुट फुट रोता होगा, राजघाट में गांधी बाबा फुट फुट रोता होगा। मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी, मेरी चीखें संसद की दीवारों से टकराएंगी। मैं जनता की मांगों की आवाज नहीं घुटने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। कविता का सिंहा अंतिम छंद सुनिए। सबसे बड़ी मुश्किल थी मेरे सामने कविता खत्म कैसे करूं, वो तरीका देखिए मैंने जैसे खत्म किया। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इसी बात पे चुनाव जीते ना। ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश। 12 लाइन पढ़ रहा हूं, 12 लाइन, और आपको लगे कि हिंदुस्तान की जनता की ये मांगे हैं, ये पूरी कर दें तो शायद मैं कविता लिखने के विचार ही छोड़ दूंगा, कवि होना छोड़ दूंगा। हमारी मांगे पूरी हो जाए, हमें क्या चाहिए, कोई कर दे। उन्होंने की नहीं इसलिए उनके खिलाफ थे, आप कर दो आपके समर्थन में होंगे। छोटी छोटी मांग कर रहा हूं, आप समर्थन करें तो करने। एक एक लाइन में एक एक मांग है और 12 मांग कर रहा हूं 12 पंक्तियों में। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। एक एक पंक्ति में एक एक लाइन में एक एक मांग कर रहा हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। सब ऐसे नहीं, आपको मेरा साथ देना है। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो। माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पी। नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें 2 रोटी की। कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। तुम चाहो तो भारत भर के घर घर देवालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को शौचालय दे दो, लेकिन सबसे पहले झोंपड़ियों को। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश दे। अंतिम पंक्तियां बस, अंतिम पंक्ति तक मेरा साथ देना। ऐसा कुछ कर जाओ कि पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है। एक एक लाइन सुनना। ऐसा लगे कि सबका साथ तुम्हारे दिल की इच्छा है, सामाजिक सौहार्द तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम हो, ऐसा लगे कि भारत की सब तहजीबों का संगम हो, ऐसा लगे कि गुजराती बेटा गांधी का सपना है, ऐसा लगे कि भारत का प्रधान हमारा अपना है, ऐसा लगे कि देशद्रोहियों को तुमने ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन धिक्कार दिया, ऐसा लगे कि काले धन का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को सरदार पटेल मिल गया है, ऐसा लगे कि दिल्ली को। पूरी कीजिए जी, पंक्तियां पूरी कीजिए। और मुझे मेरे डॉक्टर ने कह रखा है हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, तो उसने कहा एक कविता तो खड़े होकर पढ़ो, दूसरी बैठ के पढ़ो, तीसरी भी बैठ के पढ़ो। बस हेलो,
कविता कैसी लगी एक बार बता दीजिए ताली बजाकर। मैं 2 लाइन सुनाता हूं, 2 लाइन तय करेंगे कि इस कविता को आगे पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। 2 लाइन के बाद भी बैठ सकता हूं। शैलेश ने कहा था भाई साहब 2 लाइन के बाद ही बैठ जाना। मैंने कहा जनता नहीं चाहेगी तो बिल्कुल बैठ जाऊंगा, लेकिन 2 पंक्तियां 10% लोगों ने ताली बजाई तो 10% हिस्सा सुना दूंगा, 50% लोगों ने ताली बजाई तो 50% सुना दूंगा, 100% लोग ताली बजाएंगे तो कविता पूरी सुना दूंगा। लेकिन ये तय करना 2 लाइन पर, केवल 2 लाइन पर। जो हो रहा है मैं सीधे सीधे बोलना चाहता हूं। ये आप जानते हैं अभी 26 नवंबर गया है, संघर्ष विराम के उल्लंघन रोज होते हैं। मोदी जी की सरकार बनने के बाद भी 24 सैनिकों के शव उनके घर पहुंच चुके हैं। तब मैं पढ़ना चाहता हूं और आपकी राय मांगता हूं। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। पढ़ूं साहब आगे जी। हमारे सैनिकों के सर काटे गए और हम बातचीत करते रहे। हाँ भाई साहब, मैंने शैलेश से पूछा, आपका मीडिया का लाडला कलाकार है, शायद दुनिया में सबसे बड़ा टीवी सीरियल चलने वाले का कलाकार है, जो टीवी शायद दुनिया में इतना बड़ा कोई नहीं चला। या तो उस टीवी सीरियल की उम्र है या MDS मसाले वाले मालिक की। मैंने शैलेश से पूछा, मैं अपने छोटे भाई का मन इसलिए बड़ा मानता हूं कि उसने एक बड़ी बात कही। मैंने पूछा शैलेश हमारे सैनिकों का सर काट के पाकिस्तान ने किया क्या होगा? शैलेश ने कहा भाई साहब कुछ नहीं, वो अपनी कायर फौज को दिखाना चाहता है कि बहादुर हिंदुस्तानियों के सर होते कैसे हैं, जो कट तो सकते हैं झुक नहीं सकते। सैनिकों के सर काटे गए और हम चुपचाप। सीमा पर कोई शहीद होता है, एक कवि है कुमार मनोज, मैंने कभी देखा नहीं है, मैंने कहीं से उसकी 1 लाइन सुनी, मैंने उसको फोन करके उसकी बाकी 3 लाइन पूछी। 1 पंक्ति में महाकाव्य है, 1 पंक्ति में मैं सुनाने जा रहा हूं आपको। किसी का बेटा शहीद हो गया, सीमा पर विस्फोट में मारा गया, बोटी बोटी विस्फोट में उड़ गई, उसके घर पर क्या गुजरी 4 लाइन में सुनना। और 4थी पंक्ति महाकाव्य लगे तो जी भर कर आशीर्वाद देना, उस कवि को जाए आपका आशीर्वाद। सुख भरपूर गया, सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप, 4थी पंक्ति सुनना साहब, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, नन्हे नन्ही चोटियों की बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, पूरे ही जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। आधी मिनट और मांगता हूं सब, आधी मिनट। एक पिंजरे में तोता था किसी के पास पालतू। मालिक ने एक दिन कहा कि देख तोते, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, शाम को लौटूंगा, शाम तक का तेरा खाना रख दिया है, खा लेना। तोते ने कहा मालिक उस गांव में तो मेरे गुरु रहते हैं, मेरी राम राम बोलना। मालिक ने कहा बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गए, जाके पूछा भाई मेरे पिंजरे में एक पालतू तोता है। उसने कहा उसका गुरु इस गांव में रहता है। एक बूढ़ा तोता है, उसने कहा हाँ मैं हूं। उसने कहा मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तुझे राम राम भेजिए। उसने इतना सुना और बूढ़ा तोता मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा मेरे गुरु मिले क्या, मेरी राम राम कही क्या उनको? मालिक ने कहा यार काय का तेरा गुरु, मैंने तेरी राम राम दी और वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मुझे संदेश भेजा कि जिसको आजाद होना है उसको मरना आना चाहिए। हिंदुस्तान आजाद तो हुआ लेकिन मरने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम इसलिए लगातार मरते रहे कि हम मरने को तैयार नहीं थे। हम एक बार मरना सीख जाते तो हम जीना सीख जाते। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे 5 सैनिक सीमा पर जिंदा होते। और हमारे जितना जोश दिलाओगे उतना जोश में पढ़ूंगा। यह कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में,
सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे। हो क्या रहा था? 67 साल से यह भाषा बोली नहीं गई। पहली बार किसी नेता ने यह भाषा बोली है दिल्ली में कि जब सीमा पर गोली चलती हो तो नेता की बोली जवाब नहीं देती, बंदूक के स्ट्रैगर की गोली जवाब देती है। लेकिन अब तक क्या था? जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, 4 तमंचे मार रहे थे एटम के मुंह पर चांटे। जैसे एक समंदर चुल्लू भर जल गागर से मांगे, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगनू के आगे, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगनू के आगे। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? सीधा सा सवाल कर रहा हूं, सोच के उत्तर देना, मन में सोचना, अच्छा लगे मेरा जवाब तो समर्थन करना। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 67 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू। और समर्थन करना जोश में। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। हमने 67 साल खो दिए। साहब मुझे माफ करना, याद आ गया मुझे, कैप्टन अभिमन्यु, आपने नाम सुना होगा, हरियाणा के बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं। उनके भ्राता आज रोहतक से यहाँ कब सम्मेलन सुनने आए हुए। मेरा भी परिवार है, वो मेरे भी छोटे भाई हैं, डॉक्टर कुलबीर, और आज उनका जन्मदिन है। एक बार कुलबीर साहब खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए। मेरा परिवार है, ये हरिभूमि अखबार के प्रबंध संपादक हैं, प्रधान संपादक हैं, और ये मुझे उन्होंने अभी बताया कि आज उनका जन्मदिन है। हम सब शुभकामनाओं की एक बार जोरदार तालियां देकर कैप्टन अभिमन्यु साहब का भी अभिवादन करते हैं। पुरोहित जी, गलती से मेरे खानदान के लोग हैं तो सब आप ही की पार्टी में, नहीं गलती से मैं नहीं हूं, बस उनके पूर्व जन्म का पुण्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी नहीं। अब अपनी मेरे पूर्व जन्म अच्छे नहीं रहे होंगे साहब, मैं क्या करूं। सुन ऐसा, इस कविता को सुन लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा सुनाना। सुनते हैं, तुम्हें टिकट तो मिल ही गया था। ये कोई गर्वोक्ति नहीं है और ये कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है। टिकट मिल जाता, सांसद बन जाता तो क्या होता? वहां तो 540 है। क्या आप मुझे इतना प्यार नहीं करते कि अकेला मैं हूं? हमने 67 साल खो दिए। इस कविता को सुनना सब मैंने बहुत मेहनत से लिखी है, बिल्कुल नई कल तक की घटनाओं पर। हमने 67 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है तो पूरा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। आखिर यूं डरते डरते दुनिया से क्या ले लेंगे हम? कोई कश्मीर मांगे क्या कश्मीर दे देंगे हम? क्या बात है, बहुत अच्छे भाई साहब। एक बिलावल जी हैं, बिलावल जी जी, बिलावल जी, हमारी संस्कृति है इसलिए जी लगा रहा हूं। मैं तो फजुल्ला को भी जी लगा रहा था जब तक मरा नहीं था, अब मर गया, अब क्या डरना। कश्मीर मांग रहा है और कह रहा पूरा कश्मीर चाहिए। उसे यह भी नहीं पता कि पूरा हम पे नहीं है। और साहब माफ करना मुझे, मैं बंबई के लोगों के सामने बोल रहा हूं, बिलावल ये वो हिंदुस्तान है जहां के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट किसी को नहीं देते। वो हिंदुस्तान से कश्मीर मांग रहा है। और साहब हमारी सेना ने जम्मू कश्मीर की बाढ़ के समय जो किया, सेना को जितनी सलूट किए जाए वो कम है। और ये तो उस सेना ने किया जिसको आज तक केवल गालियां और पत्थर मिले थे। बहुत अच्छे। अगर इस सेना को कभी प्यार मिला होता तो सेना ने क्या नहीं कर दिया होता। फिर भी सब कुछ वो किया जो कर सकती थी सेना। उसके बाद भी हैदराबाद का एक एमएलए 2 साल से भाषण दे रहा है कि 15 दिन के लिए सेना हटा के देख लो, 15 घंटे के लिए सेना हटा के देख लो। जब हमारी सेना वहां बाढ़ में लोगों की जान बचा रही थी
मैंने उसको फोन करके पूछा कि 15 मिनट के लिए हटा ले। कोई कश्मीर मांगे क्या कश्मीर दे देंगे हम। दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। बहुत अच्छे। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो। दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। मैंने 38 साल कानून पढ़ाया साहब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। 38 साल मैं ये भाषा कभी नहीं बोला। मैं 38 साल बाद भाषा बोल रहा हूँ। अब जो नहीं पढ़े लिखे होते सत्तन जी जैसे, फांसी की सजा मजिस्ट्रेट से दिलवा रहे हैं। इनको पता नहीं है मजिस्ट्रेट केवल चोरी के मामले सुनता है, फांसी का मुकदमा सेशन जज सुनता है। अब नहीं है पढ़े लिखे तो मैं क्या करूं। मैंने जब LLD की कानून की आखिरी डिग्री है साहब ये दुनिया में, इसके बाद कोई कानून में पढ़ाई नहीं है, तो सत्तन जी ने मुझसे पूछा बेटा क्या किया। मैंने कहा दद्दू LLD की। तो मुझसे बोले तू B.Ed नहीं कर सकता था। मैंने कहा वाह सत्तन जी। अब नहीं बोलेंगे, मंजू जी के समय कितना बोल रहे थे देखा आपने। अब क्यों बोलेंगे। नहीं भैया, ऐसा है कि पढ़े लिखे और लिखे पढ़े में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। वो तो लोगों को महसूस हो रहा है कि तू पढ़ा लिखा है, तूने जो पढ़ा है वो लिखा हुआ था। हम जो है लिखा हुआ पढ़ते हैं, इसलिए लिखे पढ़े लोग हैं हम। तो ऐसी बातों पे ध्यान ही नहीं देते जो पढ़ी लिखी हो। आप किन बातों पर ध्यान देते हो जनता समझ गई। आपने बहुत ध्यान दिया जहां आपको ध्यान देना चाहिए, आपने काफी ध्यान दे लिया आज इसमें। सुनिए, अंत करता हूं कविता का, साहब सुनिएगा। फूल अमन के कभी नहीं खिलते, मैं 38 साल बाद एक भाषा बोल रहा हूं। मैं भारत सरकार के सामने एजेंडा तय करना चाहता हूं और आपका समर्थन मांगता हूं। आपको लगे कि एजेंडा तय हो जाना चाहिए। हमारे 2 युवा दोस्त बैठे विधायक हैं, उनके सामने भी अपनी बात रखता हूं। ये एजेंडा तय करें कि नहीं करें। आपको लगे कि बहुत हो गया, अब हम सीधे सीधे इस एजेंडे पे आ जाएं। अगर आपको समर्थन करना है तो जी भर के करना। मैं कल दिल्ली को मजबूर करूंगा इस एजेंडे पे काम करें। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। वाह 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 वाह। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से। आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली। मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे। अब से पहले की बात बता रहा हूं। बर्मा तक ने घुसपैठ की है हिंदुस्तान में, आप सोच सकते हैं। बांग्लादेश तक ने हमारे सैनिकों के सर काटे हैं, आप सोच सकते हैं। क्या बात है। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। बहुत अच्छे। दिल्ली डरी डरी रहती है चीन पाक की बॉर्डर पर। सेना हाथ बांधे हाथ खड़ी रहती है किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ हम निर्णय ले सकते हैं। हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। दुनिया को एहसास कराओ, दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। आंख झुकाकर नहीं मिलेगी दिल्ली अब आकाओं से, आंख मिलाकर बात करेगी दुनिया के दादाओं से। आंख उठाकर वहां चढ़ाकर बोलो रावलपिंडी से, हेमराज के कटे शीश का उत्तर मांगो पिंडी से। 4 पंक्ति पढ़ता हूं साहब, बहुत बहुत जोश मांगता हूं, प्यार मांगता हूं आपका। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है। घाटी में भारत के झंडों को वो रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। और 2 पंक्तियां फिर प्यार से सुनना और प्यार देना मुझे। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं।
भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते। क्या बात है भाई साहब। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। जब हरिओम पवार मर जाएगा 2 पंक्ति ये देश याद करेगा, सुन लेना साहब। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। बात है। राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। भारत के सारे आतंकी 2 दिन में भग जाएंगे, जिस दिन जेलों के आतंकी सूली पर टंग जाएंगे। और बंबई में पढ़ रहा हूं साहब, प्यार मांगता हूं, जिस दिन भारत जेलों के आतंकी सूली पर टंग जाएंगे। नेहरू वाली राजनीति को बंद करो दिल्ली वालों, कायरता की कूटनीति को बंद करो दिल्ली वालों। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो बाल ठाकरे की भाषा में समझा दो, ना समझे तो बाल ठाकरे की। बुद्धिजीवियों को ये भाषा अखबारी लगती होगी। कुछ लोग सोच सकते हैं बुद्धिजीवी, और ये प्रोफेसर था ये भाषा बोल रहा है। बुद्धिजीवियों को ये भाषा अखबारी लगती होगी, मेरी शैली काव्य शिल्प की हत्यारी लगती होगी। पर जब संसद गूंगी सिंहासन, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं बस। क्या है हमारी परंपरा, हमारे संकल्प, हमारी निष्ठाएं, हमारे विश्वास बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं, बहुत पूजनीय हैं, बहुत योग्य। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पे, उनको बाढ़ का पानी मिल गया सड़क पर, तेज बहाव आता हुआ, दोनों घबरा गए कैसे निकलेंगे। बाप ने हिम्मत करके कहा बेटी डरो मत, मेरा हाथ पकड़ लो, हम पार निकल जाएंगे। बेटी ने छूटते ही कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। आप समझना साहब मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी कविता भूल जाना, मेरी इस बात को याद रख के ले जाना। बाप ने कहा मेरा हाथ पकड़ लो निकल जाएंगे, बेटी ने कहा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। बाप ने कहा बेटी क्या फर्क पड़ा, तुमने मेरा हाथ पकड़ा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में मैं आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मेरा हाथ पकड़ लो। बुद्धिजीवियों को यह भाषा, समाप्त करता हूं कविता, बुद्धिजीवियों को यह भाषा अखबारी लगती होगी, मेरी शैली काव्य शिल्प की हत्यारी लगती होगी। पर जब संसद गूंगी सिंहासन बहरा हो जाता है और कलम की आजादी पर भी पहरा हो जाता है, तो अंतरा ही जाता है शब्दों की परिभाषा में, कवि को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। इसीलिए मेरे चारण को कहने की मजबूरी है, जो कहना है वो अविधा में कहना बहुत जरूरी है। बार बार के समझौतों का पाप नहीं चलने देंगे, अपनी आस्तीन के अंदर सांप नहीं पलने देंगे, अब दिल्ली को दादाओं का दाव नहीं सहने देंगे, शब्दकोश में क्षमादान ही शब्द नहीं रहने देंगे, और किसी के ऊपर अपने पाप नहीं टालेंगे हम। अब दिल्ली पर उठने वाले हाथ काट डालेंगे हम, अब दिल्ली पर उठने वाले हाथ काट डालेंगे। बहुत बढ़िया भाई।